जय हिंद। वेलकम टू माय ARGS क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका गुलाम वंश। आज गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानेंगे और गुलाम वंश में कौन कौन सा शासक, किसका किसका क्या कार्य हुआ, ये सारा विस्तार रूप से हम लोग इस क्लास में देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्टोरी से पहले हम लोग जो है कि मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे, जो पिछली क्लास में बता दी गई है। मोहम्मद गौरी का दो युद्ध आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा, हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ी गई थी। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। और महज एक साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो पराजय हो जाते हैं, मोहम्मद गौरी का जीत होता है। तो उस जीत में, मोहम्मद गौरी का जीत में जो अहम भूमिका निभाने वाला, जो अहम किरदार है, वो किरदार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का है। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। और यहां से यानी कि शासन काल को जो संभालने का काम करता है वो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कहीं ना कहीं ये बात तो लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों रखा। हो सकता था कि ऐबक वंश रखे वो, क्योंकि बाकी और भी जो वंश है, 5 वंश है, तो खिलजी वंश जो है वो खिलजी से कहलाया, जैसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने नाम से वंश का नाम रखा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का नाम गुलाम वंश, दास वंश क्यों रखा, तो इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को जो है कि मोहम्मद गौरी का एक दास ही समझा, यानी कि उसका एक गुलाम ही समझा, इसीलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश ही रखा गया। तब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय काल जो है वो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक महज 4 साल का शासनकाल है। महज 4 साल का शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक कौन कौन सा कार्य को अंजाम दिया, वो सारी बात हम लोग इसकी क्लास में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला हम पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट पे हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन था रहने वाला कहां का। तो कुतुबुद्दीन जो था वो एक तुर्क था। तुर्क, वो तुर्किस्तान का रहने वाला था। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि दास वंश का, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, गुलाम वंश का संस्थापक और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर संस्थापक आपसे पूछता है तो आप जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप सही करेंगे, क्योंकि संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा गया। मोहम्मद गौरी के समय काल में कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर आखुर के पद पे रखा गया था। आमिर आखुर पद एक ऐसा पद है जो स्तबलों का अधिकारी होता है। तो मोहम्मद गौरी के समय काल में आमिर आखुर के पद पे वो था। अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यरोहण जो होता है, राज्याभिषेक जो होता है, वो 24 जनवरी 1206 ईस्वी को लाहौर में होती है और वहीं से अपना पूरा साम्राज्य को चलाता है। और इसीलिए जो राजधानी रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में, दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी वो कहां थी, लाहौर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के समय काल में लाहौर जो राजधानी थी वो किसके समय काल में था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में था। जब इसकी राज्याभिषेक हुआ तो अपने आप को कभी ये सुल्तान माना ही नहीं, वो हमेशा क्या माना, हमेशा यानी कि अपने आप को एक दास समझा, एक गुलाम समझा, क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का एक दास था। इसीलिए वो अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं बोला, वो एक दास बन के ही शासन को किया। तो इसीलिए इसका जो शासन का रूप था वो क्या था, मलिक एवं सिपा सालार के रूप में उन्होंने शासन किया। अगर वो सुल्तान होता तो अपने नाम का सिक्का चलाता, अगर वो सुल्तान अपने आप को कहलाता तो अपने नाम से सिक्का चलाता, खुतबा भी पढ़ाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना वो अपने नाम का सिक्का चलाया, ना वो अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। जब ये राजगद्दी पे बैठा 24 जनवरी 1206 ईस्वी को, जब ये राजगद्दी पे बैठा तो इसका प्रारंभिक विद्रोह करने वाला 2 व्यक्ति था। वो 2 व्यक्ति कौन था, एल्दौस और कुबाचा। एल्दौस और कुबाचा, इसका 2 व्यक्ति क्या था, प्रारंभिक विरोध करने वाला व्यक्ति। अब एल्दौस और कुबाचा कौन था,
तो एल्दौस और कुबाचा जो था वो मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र यानी कि प्रमुख दास में से एक दास था। तीन उनके प्रमुख दास थे, एल्दौस, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहीं ना कहीं मन में तो एल्दौस और कुबाचा को लगा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को आने की क्या है कि पूरे साम्राज्य उसको, अब पूरी साम्राज्य उसके पास है, हमारे पास क्या है, इसीलिए ये लोग दोनों क्या करने लगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध करने लगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिमाग का बहुत शार्प माइंड का व्यक्ति था, बहुत चतुर व्यक्ति था। तो उन्होंने क्या किया कि ये दोनों को जो विद्रोह कर रहा था, ये दोनों का विद्रोह को शांत कर दिया वैवाहिक संबंध से। वैवाहिक संबंध से ऐसा किया कि एक का बहन से एक को अपने बहन से शादी करवा दिया और दूसरे का बेटी से खुद शादी कर लिया, यानी कि दोनों को क्या किया, अपना एक रिश्ते में यानी कि कन्वर्ट कर लिया। तो दोनों जो है आरंभिक विद्रोह शांत हो गया। अब हम लोग देखेंगे, कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में कौन कौन सा निर्माण्य कार्य हुआ है, कौन कौन सा निर्माण्य कार्य हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि निर्माण्य कार्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा हुआ चीज है, और आज भी उस चीज को लोग बड़ा शिद्दत से देखने के लिए जाते हैं। वो कौन सा आने की निर्माण्य कार्य कराया, तो हम लोग देखेंगे निर्माण्य कार्य में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कार्य जो करवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद ही है। आप जब अजमेर जाएंगे, ये अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। तो अजमेर में 3 पॉइंट हम आपसे थोड़ी सी विस्तार रूप से ही थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहां, तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। और ये है क्या, तो वो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिला के संस्थापक जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, जहां पे मकबरा है उसके मुख्य द्वार से, मुख्य दरवाजे से आप राइट हैंड की ओर अगर आप जाएंगे तो वहां से महज 500 मीटर की दूरी पे, 500 से 700 मीटर की दूरी पे आपका 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कि इनके निर्माण कार्य में है, वो है कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाना, जो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहां ये बात पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन नहीं, यहां पे कुतुब मीनार का जो नींव रखवाया गया है वो किन के नाम से रखवाया गया है, तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से रखवाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण नाम रखा गया, निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। अब ये दानी प्रवृत्ति का इंसान था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दानी प्रवृत्ति का इंसान था। तो इसीलिए मिनहाज उस सिराज जो एक इतिहासकारक है, तो मिनहाज उस सिराज ने उसे लाख बख्श की एक उपाधि दी। लाख बख्श यानी कि लाखों का दानी व्यक्ति को हम लोग लाख बख्श कहते हैं। तथा हातिम ताई द्वितीय हातिम ताई की उपाधि भी दी गई। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है लाख बख्श की उपाधि किसने दी थी, तो लाख बख्श की उपाधि जो थी वो मिनहाज उस सिराज ने दिया था, द्वितीय हातिम की भी उन्होंने ही दिया। अब दूसरी पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवाह भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवाह भी कहा जाता है। तो कुरान खवाह के बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम क्लियर बताना चाहेंगे। निसापुर में बचपन की अवस्था बता रहे हैं। बचपन में जब कुतुबुद्दीन ऐबक निसापुर में जब था तो उसके माँ बाप जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गाजी के पास बेच दिया, क्योंकि उस समय दासों की कोई मोल नहीं थी। एक दिरहम में 5 दास लोग खरीद लेते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर में एक गाजी ने खरीद लिया, और वो गाजी जो था क्या था,
कि वो कुरान का बहुत एक्सपर्ट था, तो वो बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक को यानी कि कुरान पढ़ाने लगा और इतना कंठस्थ करवा दिया कि कुरान की हर आयत को वो बिना देखे वो पढ़ सकता था। तो इसीलिए उसको कुरान खवा कहा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, तो उसकी मृत्यु पे थोड़ी सी अब बात आती है। तो मृत्यु बहुत ही दिलचस्प यानी कि बहुत ही एक दिलचस्प वाली मृत्यु है और बड़ा विचित्र टाइप से ये मृत्यु हुआ। ये चौगान 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है चौगान खेलने के क्रम में। चौगान आज के वक्त का पोलो गेम, जो घोड़े पे घोड़सवार होके यानी कि वो डंडा लेके खेलना, तो वो चौगान खेलने के क्रम में उसकी क्या होती है, घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाता है। तो ये सवाल पूछा हुआ सवाल है कि कौन ऐसा शासक है जिसकी मृत्यु घोड़े से गिर के हुई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहां से एक सवाल और बनता है कि चौगान खेल का जन्मदाता, पोलो खेल का जन्मदाता कौन सा देश है, तो तुर्की। क्लियर? यहां पे ये सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलने के क्रम में लाहौर में हो जाती है। तो अब ऐसे कंडीशन में कुतुबुद्दीन का एक बेटा है जिसका नाम है आराम शाह। तो आराम शाह राजगद्दी पे बैठता है और आराम शाह का महज 8 महीने का कार्यकाल रहता है और 8 महीने में जो है इसकी हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश की हत्या करने के बाद आप जो है कि फिर से यहाँ समय काल स्टार्ट होता है इल्तुतमिश का। तो इसको आप लोग याद रखें, आराम शाह। तो आराम से आया और आराम से चला गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, वो जो नेक्स्ट राजा है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बहुत ही गुलाम वंश का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहां से सवाल हमेशा जो है कि पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ने कौन कौन सा कार्य किया था और कैसे कैसे जो है कि वो कौन कौन सा कार्य को अंजाम दिया। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश का जो समय काल है वो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का समय काल है। इल्तुतमिश था कौन? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। अपनी बेटी से विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश से करवा दिया। तो दास भी है कुतुबुद्दीन ऐबक का और दामाद भी है। ये इल्बरी वंश का तुर्क था। इल्बरी वंश का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप लोग को कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जिस समय पढ़ा था उसमें ये कह रहे थे कि संस्थापक अगर पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक कोई पूछता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक कोई पूछता है तो इल्तुतमिश है। अगर संस्थापक पूछता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। किसने कहा? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसके समय काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी या गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। तो लाहौर से राजधानी दिल्ली लाने का जो काम किया वो इल्तुतमिश ने किया। तो किसके समय काल में दिल्ली जो है कि राजधानी बनी? तो इल्तुतमिश के समय काल में दिल्ली जो है वो एक राजधानी बना। सल्तनत को, ये वंश को वंशानुगत, जैसे वंशानुगत का मतलब मेरे मरने के बाद मेरा बेटा उस राज्य मोहन करेगा, मेरा बेटा का यानी कि राज्याभिषेक होगा, तो ये वंशानुगत। तो सल्तनत को वंशानुगत किसने किया, किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था। तो इल्तुतमिश ने अपने समय काल में इक्ता व्यवस्था को लागू किया। वो इक्ता व्यवस्था था क्या? तो इक्ता व्यवस्था भूमि सुधार यानी कि भूमि से राजस्व के लिए एक व्यवस्था को लाया। इससे क्या हुआ
कि इससे ये हुआ कि इसके समय काल में यानी कि इसके साम्राज्य में अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली गई। जो साम्राज्य को चलाने के लिए जो अर्थव्यवस्था चाहिए था, जो पैसा चाहिए था, वो यहां से वसूली होना प्रारंभ हुआ। तो एकता व्यवस्था का जनक कौन था? भारत में पहली बार एकता व्यवस्था को लागू करने वाला सुल्तान का नाम क्या था? तो सुल्तान इल्तुतमिश। भारत में मकबरों का तो जो संत होते थे, साधु संत होते थे, पीर फकीर होते थे, तो उनका क्या होता था? मकबरा बनता था। तो भारत में सर्वप्रथम मकबरों का निर्माण का कार्य जो प्रारंभ करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश अपने समय काल में शुद्ध अरबी का सिक्का चलाया। दो तरह का सिक्का था, एक टका था, दूसरा जीतल था। शुद्ध अरबी का सिक्का टका और जीतल। तो टका जो था वो चांदी का था, जीतल जो था वो पीतल का था। अब हम लोग देखेंगे यहां पे कि सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, क्योंकि अगर कोई सुल्तान बनता था तो खलीफा से उस समय परमिशन लेना होता था, और ये खलीफा से परमिशन लेके ही सुल्तान बना था। इसीलिए यानी कि ये अपने समय काल में अपने सिक्के पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। टकों पर टकसाल का जो परंपरा भारत में प्रारंभ किया गया, टकों पर टकसाल का जो परंपरा, जो भारत में लिखने का परंपरा जो प्रारंभ किया गया, वो इल्तुतमिश के समय काल में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुर्के चहलगानी का गठन किसके समय काल में हुआ था? तो तुर्के चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के समय काल में हुआ था। ये तुर्के चहलगानी है क्या? तुर्कान चहलगानी या तुर्के चहलगानी ये है क्या? तो तुर्क 40 सरदार का, तुर्क के 40 व्यक्ति को एक संगठन बनाया गया। उस संगठन में इनको अहम किरदार दिया गया अपने समय काल में, और इसी के मार्फत से पूरे सल्तनत को चलाया जाता था। ऊंचे पद इनको दिया गया और दिशा निर्देश इनके तहत ही चलता था। तो तुर्के चहलगानी का जो प्रारंभ हुआ था, तुर्के चहलगानी का जो गठन हुआ था, वो किसके समय काल में हुआ था? तो इल्तुतमिश ने अपने समय काल में तुर्के चहलगानी का काम करवाया था। अब आप लोगों को बताया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय काल में कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक कार्य को निर्माण कार्य में कुतुब मीनार का नींव रखा गया था। तो नींव रखने वाला व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरे कुतुब मीनार को कंप्लीट जो किया गया, जो पूरे ढांचा को कंप्लीट किया गया, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। तो निर्माण कार्य में हम लोग देखेंगे कि कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया। जामा मस्जिद, बदायूं का जामा मस्जिद का जो निर्माण हुआ है वो इल्तुतमिश के समय काल में ही हुआ है। जामा मस्जिद, बदायूं का जामा मस्जिद। सुल्तानगढ़ी हौजे शमसी का भी जो निर्माण किया गया वो इल्तुतमिश के समय काल में किया गया। इल्तुतमिश के समय काल में दो इतिहासकारक थे। वो दो इतिहासकारक, एक का नाम था मलिक ताजुद्दीन और दूसरा का नाम था मिन्हाज-उस-सिराज। तो वो दो इतिहासकारक थे जिसके समय काल में दरबारी इतिहासकारक थे। तो दरबारी इतिहासकारक मलिक ताजुद्दीन और मिन्हाज-उस-सिराज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया है कि चंगेज खां इनमें से किसके समकालीन थे? तो चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन थे। जिस समय चंगेज खां अपने उरूज पे था, अपने अच्छे वक्त में था, तो उस समय जो भारत पे शासन कर रहा था वो कौन कर रहा था? तो इल्तुतमिश कर रहा था। तो समकालीन अगर पूछा जाता है कि मंगोलों का जो एक शासक था चंगेज खां, मंगोलों का एक नेता था चंगेज खां, तो चंगेज खां किसके समकालीन था? तो चंगेज खां जो था वो इल्तुतमिश के समकालीन था। चंगेज खां भारत पे आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पे ही वहीं से वापस हो गया। वो भारत पे आक्रमण नहीं किया, क्योंकि मंगोल लोग एक ऐसा, यानी कि मंगोल लोग का दया ये सब कुछ नहीं था। आना, काटना, लूटना, चले जाना, यहाँ पर सत्ता स्थापित करना उनकी मकसद नहीं होती थी। तो भारत में पहली बार यानी कि जो इंटर होने के लिए, प्रवेश होने की कोशिश जो हुई थी
वो इल्तुतमिश के समय काल में हुआ था, लेकिन वहां से अपनी चतुराई से इल्तुतमिश ने बॉर्डर से ही वापस भेज दिया। तो ये था इल्तुतमिश के समय काल में समकालीन के रूप में चंगेज खान। और इल्तुतमिश की जो मृत्यु होती है वो आपका होता है 1236 ईस्वी में, क्योंकि इल्तुतमिश का समय काल है 1210 से 1236 ईस्वी में। ये सारी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और कुछ प्रमुख राजा है, क्योंकि इल्तुतमिश के मरने के बाद सल्तनत काल को संभाल के कौन रखा, कौन कौन सा जो है कि कौन कौन सा राजा मतलब गुलाम वंश के समय काल में आया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। वो रजिया सुल्तान जिसका बहुत ही नाम आप लोग सुने होंगे, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गयासुद्दीन बलबन के बारे में, बहुत ही कठोर शासक था, और वो कठोर शासक जो था किस किस तरह का नियम लागू किया भारत में, वो सारी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद।